तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो 11th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये यार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से कंपटीशन में भी एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। एंड 11th में भी आने वाले हैं, क्योंकि ये मेन चैप्टर है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल इतने नहीं बन पाते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम धीरे धीरे एटम पे जाएंगे। एटम से पहले क्या चीज है, एटम से पहले क्या चीज समझना होता है उसको मैं बताता हूँ कि मैटर मैटर या सब्सटेंस बोल सकते हैं। मैं सब्सटेंस लिख देता हूँ। सब्सटेंस को आप हिंदी में पदार्थ बोल सकते हो। तो अब सब्सटेंस क्या चीज होती है कि भाई, इस यूनिवर्स के अंदर वे जो भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में, जैसे ये मेरे पास में ये मार्कर है, जैसे बुक है, ये स्टैंड है, ये सभी ये कुछ ना कुछ तो ये सभी थिंग है। एंड इसका कुछ ना कुछ मास होगा। एंड जब हम इसको रखते हैं, जैसे ये मार्कर को मैं यहाँ पे रखूंगा, तो इसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम कवर किया है ना। तो यही एक पदार्थ, इसे ही हम मैटर बोल सकते हैं, मैटर या सब्सटेंस। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि भाई, everything in universe whose some mass and cover in some volume, तो हम उसे सब्सटेंस या मैटर बोल सकते हैं। आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, मैं इसे लिख देता हूं। एवरीथिंग इन यूनिवर्स, हालांकि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक ही है, आप मेरी लैंग्वेज पे थोड़ा कम ध्यान देना, कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान रखना। सम मास एंड कवर्ड सम वॉल्यूम, एवरीथिंग इन यूनिवर्स वेयर सम मास एंड कवर सम वॉल्यूम से हम सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस या मैटर, तो इस डेफिनेशन को आप लिख लो। अब क्या हुआ दोस्तों कि यार, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने सब्सटेंस को तो भाई डिफाइन कर दिया। एंड कुछ सालों तक यहीं तक बैठे रहे, इसी चीज को लेके बैठ रहे। उसके बाद में एक नए साइंटिस्ट आए, भाई साहब, कौन उनका नाम था, डोल्टन। डोल्टन भाई साहब आए और उन्होंने बोला कि यार, जैसे ये मार्कर है, अब हम है ना इस मार्कर को जैसे तोड़ेंगे ना, तो इससे और भी छोटे छोटे पार्टिकल हमें मिल जाएंगे। और जो एंड जब हमें तोड़ते जाएंगे, हमको लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम और ज्यादा नहीं ब्रेक कर सकते हैं, या और ज्यादा उसे तोड़ नहीं सकते हैं। तो डोल्टन भाई साहब ने बोला कि भाई, जैसे मैटर का वह सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उससे उन्होंने एटम बोल दिया। और इसी से हमारा चैप्टर शुरुआत हो गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अब एटम क्या होता है एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे ये है मैटर, ये मैटर से ही बना है, मैटर या सब्सटेंस। तो इसको हम जितना जैसे तोड़ते जाएंगे, फाइनली जाके फाइनली जाके जैसे इतना सा एकदम छोटा सा पार्टिकल बचा, उससे हम और ज्यादा तो नहीं डिफाइन कर सकते, और ज्यादा तोड़ नहीं सकते हैं। तो जो सबसे लास्ट में पार्टिकल बचा ना, उसे बोल दिया एटम। समझ आ रहा है ना। अब इस एटम की डेफिनेशन में लिख देता हूं आपके यहाँ। तो अब देखिए, एटम स्मॉलेस्ट एंड अनडिवाइडेड, ये विभाज्य को अनडिवाइडेड, इसको और क्या बोलते हैं मेरे को तो यही पता है, अनडिवाइडेड ये पार्टिकल ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस।
सब्सटेंस को एटम कहते हैं। तो ये देख लीजिए कि भाई सब्सटेंस के सबसे छोटे, सभी से छोटे पार्टिकल को ही हम एटम बोलते हैं। एटम को हम और अब जैसे ये डेफिनेशन डोल्टन भाई साहब ने दी थी, आप लिख लेना कि ये डेफिनेशन एटम को डोल्टन भाई साहब ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और उन्होंने बोला कि भाई अब हम एटम को और ज्यादा तोड़ नहीं सकते हैं। जो सबसे लास्ट के अंदर आपको पार्टिकल मिलेगा ना, उसको और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, ये एटम भाई साहब बोल के चले गए। और कई सालों तक फिर एटम की यही डेफिनेशन वैलिड रही, और डोल्टन भाई साहब को सम्मानित भी किया कि आपने ये डेफिनेशन दे दी भाई। और उन्होंने एक बात और भी बोली कि भाई ये जो एटम है ना, ये एटम ही सब्सटेंस का फंडामेंटल पार्टिकल है। तो यहाँ पे देखिए, ये डोल्टन भाई साहब ने बोला था कि भाई एटम सब्सटेंस का फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडा यहाँ पे पूरी मीनिंग नहीं लिख रहा मैं, फंडामेंटल पार्टिकल है, ये चीज भी आप लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। कि भाई इन्होंने बता दिया कि भाई परमाणु है, एटम है, वही पदार्थ का मूल कण है। और कुछ बोर्ड के एग्जाम में आपको कुछ भाई थ्योरी बेस भी लिखना पड़ता है, तो वो भी मैं बोल देता हूँ कि भाई सन 1808 ईस्वी में, सन 1808 में जॉन डोल्टन नामक एक ब्रिटिश, ये ब्रिटिश के स्कूल अध्यापक थे, उन्होंने इन्होंने पहली बार साइंटिस्ट के तौर पर परमाणु का, नहीं, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। और उनके सिद्धांत को जिसे डोल्टन का परमाणु सिद्धांत नाम दे दिया, डोल्टन का परमाणु सिद्धांत नाम दे। एक बार फिर से लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। देखिए कि भाई सन 1808 ईस्वी में जॉन डोल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक साइंटिस्ट के तौर पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। और उनका सिद्धांत जिसे डोल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, या एटॉमिक प्रिंसिपल बोलते हैं, ये लिख लो आप। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि एटम के बारे में तो डिस्कवरी हो गई, तो अब जैसे हमारे जैसे आपके जैसे खुरापाती साइंटिस्ट और आए, और उन्होंने उंगली की कि रुको डोल्टन भाई साहब, अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अभी उन्होंने भी अपना अपना प्रस्ताव रखे कि रुको, मैं हम भी कुछ कहना चाहते हैं। और उन्होंने बोला कि भाई एटम तक की बात लिमिट यहाँ तक ही नहीं है, अभी तक तो और है, हम एटम को और भी पार्टिकल के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आप जानते हो कि भाई एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, उन्होंने वही बोला कि भाई हम एटम को और 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, एंड ये न्यूट्रल होता है, आप जानते हो। तो अब यहाँ पे एक बात आई कि भाई इनकी खोज किस किसने की? एटम को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इनके जो भी डिस्कवर की उन साइंटिस्ट के नाम याद करने का मैं एक आपको ट्रिक लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कुछ जैसे और कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर किसने की। तो देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक है, ईंट, तो इसका मतलब क्या है? एटम को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे देखो ई को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन, टी को थॉमसन, टी का मतलब थॉमसन, पी का मतलब है प्रोटॉन, जी का मतलब है गोल्डस्मिथ, एंड एन, यहाँ पे एन है न्यूट्रॉन, सी को बोलेंगे चेडविक। चेडविक ये साइंटिस्ट के नेम है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थॉमसन भाई साहब ने, ये लिख लो, एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्मिथ ने, एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चेडविक ने। ये आपको समझ आ गया ना, ईंट पर गिरकर नाच, लिख लो आप इसे। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया? ये तो पता चल गया, इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने, थॉमसन भाई साहब को
सम्मानित किया, अगर हम होते हम भी करते। तो अब देखो दोस्तों यार, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो मैं आपको बता दूं कि भाई तो देखो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई डिफ्यूजन सिस्टम से। डिफ्यूजन सिस्टम या विसर्जन नलिका, आप हिंदी में याद रखो विसर्जन नलिका। इंग्लिश वालों को थोड़े थोड़े हिंदी वर्ड भी ध्यान रखने होंगे कि भाई विसर्जन नलिका, विसर्जन नलिका में क्या किया कि भाई दो इलेक्ट्रोड रख दिए या दो प्लेटें रख दी, कोई भी जैसे एपी की या किसी की दो प्लेटें रख दी, एंड उन प्लेटों को कनेक्ट कर दिया बैटरी से, बहुत ही उच्च वोल्टेज से, हाई वोल्टेज से, एंड उसके अंदर हमने प्रेशर कर दिया बहुत ही कम, 10 की पावर -3 -2 तक mmHg, इतना प्रेशर कम कर दिया कि भाई वहां पे और कुछ भी नहीं रहा। और 10,000 के लगभग हमने वहां उसको वोल्टेज दिया। मैं आपको लिख के ही समझा देता हूं कि जैसे, देखिए आप ध्यान में रखना। यह सिस्टम है, इसके अंदर यहाँ पे लगा है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होता है आप जानते हो कि ये जो पंप है ना, ये इसके अंदर जो भी एयर होती है, एयर या अन्य गैस होती है, उसको खींच के बाहर निकाल लेता है। एंड यहाँ पे दो लगा दिए थे इलेक्ट्रोड, इनके अंदर हमने वैक्यूम पंप से हवा निकाली, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एंड अब इन इलेक्ट्रोडों को कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज से। या यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूं, इसका मान होगा लगभग 10,000 वोल्टेज। इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पे इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको पॉजिटिव से, इसको हम बोल देंगे भाई कैथोड, एंड इसको पॉजिटिव को बोल देंगे एनोड। ये समझ में आ गया। यहाँ पे हम कुंजी लगा देते हैं, एंड अब क्या बचा है, तो अब देखो कि अब क्या होगा, क्या क्या इसके अंदर होगा। एंड हमने यहाँ पे, मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मार्कर तो यही है। तो अब देखो यार, यहाँ पे हमने लगा दी थी कि भाई यहाँ पे हमने एक प्लेट रख दी थी, जो जिंक सल्फेट से ही बनी थी। ये प्लेट क्या है कि भाई कुछ भी पार्टिकल इस प्लेट से आकर टकराएंगे ना, तो इसके ऊपर एक चमक उत्पन्न होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ, कुछ कोई पार्टिकल आके से टकराई है। इसकी खासियत यही है, हमने इसी मोटिव से यहाँ पे इसे लगाया था कि कोई भी पार्टिकल इससे आके टकराएगा तो हमें पता चल जाएगा। यह समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे मैंने ये सब बना दिया है, यहाँ पे जिंक सल्फेट की परत है, जिंक सल्फेट। तो अब क्या हुआ कि देखो, जैसे ही हम कुंजी को, अभी अभी तक कुंजी है जो जो खुली है, ओपन है, एंड जब हम इसे क्लोज कर देंगे ना, अब जैसे मान लो मैंने इस की को क्लोज कर दिया, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही देखो करंट करंट यहाँ पे, हालांकि बैटरी के अंदर करंट करंट वैसे चलता है। अब जैसे ही यहाँ पे करंट पहुंचेगा ना नेगेटिव टर्मिनल पे, तो कैथोड किसका बन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भरपूर क्वांटिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो इसके अंदर प्रेशर था ना, हमने वैक्यूम पंप से खींच लिया था, तो यहाँ पे प्रेशर था -2 पावर mmHg। ये समझ आ गया। अब इसके अंदर भाई और तो इलेक्ट्रॉन को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेशर हमने बहुत ही कम कर दिया है। यहाँ पे जाते जाएंगे, जाते एक बार फिर से देख लो कि भाई जब हमने इस की को
ऑन किया था ना, तो यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होने लग गया। ये जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन ये फ्लो करते हुए यहाँ पे एनोड तक पहुंचे। एनोड पे हमने क्या, यहाँ पे एनोड के पीछे जिंक सल्फेट की परत यहाँ पे लेयर लगा रखी थी, एंड इसमें एनोड के अंदर कुछ होल भी कर रखे थे। होल करे तो हमने क्या, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ से टकरा कर यहाँ पे एक चमक उत्पन्न होती है, क्योंकि हमने तो इसे इसी मोटिव से लगाया था, यहाँ पे एक चमक उत्पन्न होती है। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में, हालांकि हमें तो पता है कि भाई ये कैथोड से यहाँ पे निकले ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनको नहीं पता था ना, यहाँ पे जो पार्टिकल निकले थे ना, इनको इनको इन्होंने बोल दिया कि भाई ये कैथोड रेज है। ये समझ में आया? एक बार फिर से मैं समझा दूंगा आपको, ध्यान से सुनना आप। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन भाई साहब एंड इनके साथ में कुछ दोस्त था, विलियम क्रुक्स नाम था इनका, उन दोनों ने मिलकर की थी। तो इन्होंने क्या, इन्होंने इसकी खोज कैसे की कि भाई देखो, जैसे जैसे विसर्जन नलिका है, विसर्जन नलिका के अंदर हम गैसों गैसों के अंदर विद्युत विद्युत का प्रवाह करेंगे ना, तो कैसे, जब इलेक्ट्रिक का प्रवाह किया, इलेक्ट्रिक का प्रवाह किया और उन्होंने पाया कि जब हमने इस एनोड एनोड इलेक्ट्रोड के पीछे जब स्फूर्ति पदार्थ जिंक सल्फेट की ये परत लगाई, तो जब ये कैथोड किरणें यहाँ से जाती है ना, तो यहाँ पे कुछ स्फूर्ति, यहाँ चमक उत्पन्न होती है। तो इन्होंने पाया कि हाँ यार ये है कैथोड रेस, एंड यहाँ पे हाई वोल्टेज लगा दिया, 10,000 वोल्ट। इनके अंदर जो गैस का प्रेशर था उनको एकदम कम कर दिया, 10⁻²⁰ mmHg। तो इन्होंने फाइनली ये जो यहाँ से निकले ना, तो इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई ये कैथोड रेज ही है। हमें तो पता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं इसको देखिए, जैसे यहाँ पे हमने की को भाई ऑन किया, तो यहाँ पार्टिकल का फ्लो है ना, वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होने लग गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे एनोड कैथोड है, कैथोड से क्या इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा यहीं पे है, नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे, ये आप जानते हो ना, थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, एंड कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव, कैथोड का मतलब नेगेटिव टर्मिनल, एंड एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल। एंड कुछ आप चार्ज के बारे में भी आप जानते होंगे कि भाई नेगेटिव नेगेटिव में चार्ज में रिपल होता है, पॉजिटिव वे नेगेटिव में एट्रैक्शन होता है। भाई एट्रैक्शन होता है तभी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ चले, नहीं तो और किसी भी तरफ चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये इस तरफ चल गए, एंड बीच में कुछ आया भी नहीं क्योंकि हमने प्रेशर भी बहुत कम कर रखा था। तो जैसे हमने यहाँ पे की को ऑन किया, करंट का फ्लो ऐसे होने लग गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, हमने यहाँ पे कुछ होल करके रखे थे एनोड के इलेक्ट्रोड के ऊपर, एंड उसमें से गए, एंड इस जिंक सल्फेट की परत के ऊपर कुछ चमक, कुछ ऐसे चमक आने लगी, तो उन्होंने इनका नाम दे दिया कैथोड रेज। तो अब मैं इसको, आप बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा थ्योरी लिखनी पड़ती है, तो मैं वो पूरी की पूरी यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ, एंड उसको आप कॉपी के अंदर नोट कर लेना। ये जो डायग्राम बनाया था वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप बोर्ड में बनाकर आना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों यार, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये मैंने स्टार्टिंग में कैसे लिखना है ये यहाँ पे लिख दिया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, या यहाँ से शुरू करना, 1830 ईस्वी में माइकल फेराडे नाम के साइंटिस्ट था, ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों पर पदार्थ का विसर्जन व निक्षेपण होता है। गैसों में विद्युत विसर्जन आदि प्रयोगों के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि भाई जब हम उस विसर्जन नलिका में जो विद्युत का प्रवाह किया, तो उस समय एटम की स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। और ये हालांकि ये थोड़ा अलग है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा
कि भाई समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एंड विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और ये लिख लो कि भाई इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिसकी खोज जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में की थी। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, हालांकि ये मैंने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं ये जो वर्ड है उनका इंग्लिश में बता देता हूँ कि जैसे विलियन इसको सोल्यूशन कहते हैं। यदि किसी सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक का फ्लो करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों पर केमिकल रिएक्शन होती है भाई, जो कैथोड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो केमिकल रिएक्शन होती है जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों पर मटेरियल का भाई इलेक्ट्रॉनों पर कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे एनोड के ऊपर जाके चिपकते हैं, कैथोड से निकलते हैं, वैसे विसर्जन और निक्षेपण होता है। गैसों में इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन आदि प्रयोगों के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में, मतलब हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आम ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है। एंड जब सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये यहां तक आप लिख लो, एक बार मैं फ्रेम में देख लेता हूं। अब सही आ रहा है गाइस? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी के अंदर नोट कर लो। तो दोस्तों कैथोड किरणों की उत्पत्ति कैसे हुई ये मैंने यहाँ पे थ्योरी के रूप में लिख दिया है। ये इसे आपको में नोट कर लेना है कि कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रूक्स तथा जे थॉमसन ने वर्ष 1880 ईस्वी में विसर्जन नलिका का उपयोग करके किया था। तो कैथोड किरणों की उत्पत्ति विलियम क्रूक्स तथा जे थॉमसन ने सन 1880 में किया था। यहाँ पे 1880 थी। एंड इसमें विसर्जन नलिका के अंदर अत्यंत कम दाब होता है, बहुत, मैंने पहले ही बोला था कि बहुत ही कम दाब, 10⁻⁻² mmHg। mmHg ये प्रेशर की यूनिट है, जैसे एटमॉस्फेरिक होता है ना वैसे ही mmHg यूनिट है। तथा उच्च विभव कितना था? 10,000 वोल्ट। हमारे घरों में जो बिजली आती है तो हमारे घरों के अंदर जो लाइट आती है वो होती है 220 वोल्ट की, मतलब कि 220 वोल्ट की। तो ये इससे तो कितने गुना ज्यादा, 10,000 वोल्ट। तो इसमें उच्च विभव पर धारा प्रेषित की जाती है। और जब कैथोड किरण नली का कांच, ये कैथोड किरण नली का ना, ये जो भी है ये कांच की बनी होती है। अब ब्लैक मार्कर कहीं ना कहीं खो गया है, उसे ढूंढना मुश्किल हो गया। अब वो से कहाँ चला गया यार, यहाँ पे है। मिल गया, चुप के बैठा था। तो देखो जो कैथोड की नली कांच की बनी होती है जिसमें धातु के दो पतले टुकड़े या इलेक्ट्रोड, ये कैथोड की नली का कांच के, इसके अंदर ये धातु के दो पतले टुकड़े जिन्हें हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे, ये यहाँ पे लगे हैं, आपको दिख रहे हैं। इस प्रकार जब इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की होती है तो नलिका में कणों की धारा कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत का प्रारंभ हो जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसकी को ऑन किया था ना, ये दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे कैथोड कैथोड ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो जैसे ही धारा प्रवाह करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से यहाँ इस तरफ पॉजिटिव की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने साइन भी चिन्ह भी लगा दिए, ये इस तरफ मोशन करना चालू कर देंगे। तो धारा कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। और ये जब ये जाएंगे तो इन्हें कैथोड किरणें या कैथोड कण कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना? तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हैं पॉजिटिव की तरफ, तो जो किरण बनती है उसे हम कैथोड किरणें कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं कुछ इंग्लिश में इसे कैथोड किरणों, कैथोड रेस ये कुछ इंग्लिश वर्ड है जो आपको आते हो यार, हालांकि मेरे को इंग्लिश में लिखना थोड़ा मुश्किल ही लगता है। तो दोस्तों अब आपको कैथोड किरणों के बारे में तो पता चल गया होगा। अब हम थोड़ा ये पढ़ेंगे कि भाई कैथोड किरणें ये हैं जो किस किस से चीजों पर ये प्रभाव डालती है या किससे इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मतलब ये कैथोड किरणें, अब जैसे हम उसे थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, ये आप ही जानते हो, जैसे आप भी अब जैसे ज्यादा पढ़ाई करते हो तो आपके दोस्त हो ज्यादा डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। तो ये क्या कैथोड किरणें सीधे जाती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो अब इन्हें हम थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेंगे और देखेंगे कि ये क्या इसके ऊपर कुछ इफेक्ट होता है या नहीं होता है। दोस्तों यार आपको कैथोड रेस के अंदर तो ये 2 पॉइंट और लिखने हैं जिन्हें मैंने लिख दिया। कैथोड से एनोड तक धारा के प्रवाह के अतिरिक्त जांच के लिए एनोड में से छिद्र तथा एनोड के पीछे स्फुटित पदार्थ जो जिंक सल्फाइड होता है का लेप कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ये एनोड है, एनोड के पीछे यहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया।
ताकि यहाँ से जो रेज आई ना यहाँ पे टकराई तो हमें पता चल जाता है। जब ये किरण एनोड के छिद्र में से गुजर कर जिंक सल्फाइड की परत पर टकराती है तो अगर लिख लेना तो वहां पे कुछ स्फुलित चिन्ह बन जाता है जिससे हमें पता चल जाता है। तो ये था। अब हम इसके इफेक्ट पर थोड़ा बहुत वर्णन देखेंगे। तो अब इसमें देखो कि यार दोस्तों जब मैंने इस पूरे सिस्टम के ऊपर ये पॉजिटिव ये माइनस ये नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं कि जब हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये जो कैथोड रेज थी कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव साइन है। जब नेगेटिव है एंड यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये सबसे पहले तो ये सीधी लाइन में गमन कर रही थी। जब ये पॉजिटिव बीच में आ गए तो ये इस तरफ चली जाएगी। एंड नेगेटिव ये नेगेटिव है यहाँ पे भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव में तो भाई रिपल होता है तो ये तो गलत है क्योंकि नीचे तो जाएगी नहीं ऊपर ही जाएगी। तो आप ऐसे देख लो कि भाई जब हमने इस विसर्जन नलिका के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया विद्युत क्षेत्र लगाने पर इसके ऊपर कैथोड रेज के अंदर प्रभाव पड़ता है। ये चीज आपको समझ में आ गई ना। एंड इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अब वैसे ही जब हमने देखो भाई यहाँ पे चुंबक का नॉर्थ सिरा एंड यहाँ पे ये साउथ सिरा। तो जब यहाँ पे चुंबक का उत्तरी सिरा एंड यहाँ पे दक्षिणी सिरा जब हमने यहाँ पे लगाया तो ये कैथोड यहाँ पे भी इसके अंदर कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। तो आपको फाइनली ये लिख देना है कि भाई जब विसर्जन नलिका के ऊपर हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो इसके विसर्जन तो कैथोड किरणों के अंदर प्रभाव उत्पन्न होता है। एंड थर्ड पॉइंट ये लिख देना कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र नहीं लगाने पर कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। आप इसको फर्स्ट पॉइंट के रूप में भी लिख सकते इसको फर्स्ट पॉइंट लिख देना इसको सेकंड एंड इसको थर्ड लिख देना है। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि भाई जब हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाएंगे तो ये कैथोड रेज है ये सीधी रेखा में गमन कर जाएगी। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी तो ये नेगेटिव है कैथोड रेज तो इस तरफ चली जाएगी। ये पॉजिटिव है नहीं ये यहाँ पे नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव नीचे तो आएगी नहीं क्योंकि रिपल्सन होता है। तो एक चीज आप ये यहाँ पे साइड में ये लिख लो काफी इंपॉर्टेंट है कॉपी हालांकि इसको याद रखना कॉपी में साइड में लिख लो कैथोड किरणों के ऊपर ऋणात्मक चिन्ह होता है। कैथोड किरणों के ऊपर ऋणात्मक चिन्ह होता है। एंड एनोड किरण हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अभी तो आप इसे ध्यान में रख लेना एनोड किरणों के ऊपर धनात्मक चिन्ह होता है। इसे आप लिख लेना *1 स्टार या ऐसा हैशटैग का साइन लगा के। जैसे बैटरी के अंदर भी होता है ना एनोड में कैथोड का मतलब है कि भाई एनोड तो है पॉजिटिव कैथोड है नेगेटिव। तो यार यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब हम तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा और लिख दिया है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसे याद रखना है क्योंकि यार ऐसा आपको एग्जाम में कंपटीशन में कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे कि भाई एन विसर्जन नलिका के अंदर कैथोड किरणों की उत्पत्ति के समय जैसे इलेक्ट्रोडों को पदार्थ चेंज कर दिया या इसके अंदर थोड़ा गैस की मात्रा बढ़ा दी या कुछ आपको कुछ चेंज कर देता है मटेरियल चेंज कर देता है और आपको पूछ देता है कि अब क्या फर्क पड़ेगा। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि भाई कैथोड किरणें नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ ये जो इलेक्ट्रोड है ना
ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक ही पदार्थ के बने, अलग अलग के, जैसे एपी, प्लेट, एपी कुछ भी हो, जैसे एल्यूमिनियम आदि के भी बने हो सकते हैं। कि पदार्थ एवं उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। मतलब कि जो कैथोड किरणें है ना, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वह इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। उपरोक्त परिणामों से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल घटक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई अब यहां से एक समझ में लेना कि भाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो सभी पदार्थों के अंदर होना ही होना है, बिना इलेक्ट्रॉनों के समूह नहीं है कोई पदार्थ। क्योंकि अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई जो कैथोड किरणें वो इलेक्ट्रॉनों पदार्थ पर निर्भर होंगे ही होंगे। तो दोस्तों यार, ये आज हमने बात कर ली कैथोड किरणों के बारे में। अगला लेक्चर हमारा होगा एनोड किरणों के बारे में। अगर आपको आज का लेक्चर यार समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके भी जो दोस्त है उन्हें भी भेजना अगर आपको ये समझ में आता है तो। और अगला लेक्चर हमारा एनोड रेज के बारे में होगा, मतलब एनोड किरणें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आप इन सभी को यार कॉपी के अंदर एकदम अच्छे राइटिंग से नोट कर लेना, क्योंकि अगर आप कंपटीशन एग्जाम दोगे ना, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।